खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा गया है। अजय चौधरी को ये नोटिस यहां पर भेजा गया है, जिसका अंदाजा यहां पर लगाया भी जा रहा था। केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस यहां पर सामने आया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस सामने आया है। डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा गया है। दरअसल कानूनी मामला किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की चौखट में इस वक्त मौजूद है, जहां पर सुनवाई को लेकर ये पूरी तस्वीर पर नजर हमारी बनी हुई है और केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस यहां पर सामने आया है। शिंदे गुट की याचिका, जिसे लेकर आज क्या कुछ तस्वीर बनने वाली है, उस पर हमारी नजर टिकी हुई थी और इसी को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये नोटिस सामने आया है। केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस यहां पर भेजा गया है। क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम सुनवाई हो रही है, किस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है, अमित पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है? डिप्टी स्पीकर को नोटिस सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही केंद्र सरकार को भी ये नोटिस। जी देखिए, नोटिस जारी हुआ है तीनों पार्टी को, केंद्र सरकार को, डिप्टी स्पीकर को, इसके अलावा अजय चौधरी जिनको कि लीडर नियुक्त किया गया था शिवसेना की तरफ से, 3 दिन के भीतर हलफनामा इनको दाखिल करना पड़ेगा और अगली सुनवाई 11 तारीख को। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अदालत ने ये कहा कि आप पहले डिप्टी स्पीकर की ओर से तो स्थिति स्पष्ट करने दीजिए ना, जो आपके कागजात, जिन बातों का जिक्र हो रहा है, आखिरकार उन बातों को एक कानूनी पटल पे लाया जाए, एक लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए। तो अब जो संबंधित पक्ष हैं उनको अपना जवाब दाखिल करना होगा, हलफनामा 3 दिन के भीतर दाखिल करना होगा। अगली जो सुनवाई है 11 तारीख को। इसका मतलब साफ है कि जो इंटरिम रिलीफ, जिसको कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से हमें राहत दी जाए, जो मांग शिंदे गुट कर रहा था, वो फिलहाल अभी उनको सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से, इस फैसले से दिखती हुई नहीं दिख रही है और उनको अभी फिलहाल अंतरिम राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अदालत के इस कदम से जाहिर हो रहा है अभी। जी, तो अदालत ने जिस तरह से नोटिस यहां पर भेजा है केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का, 11 तारीख वो तारीख है जब सुनवाई होने वाली है, अगली सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सबको मालूम था कि कोर्ट इस मामले में क्या करेगा। कोर्ट बारीकी से हर एक पहलू का ख्याल रखेगा और यही वजह है कि डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी और केंद्र सरकार नोटिस थमा दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि हर पहलू को देखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिका पहुंचती है, उसके बाद हर एक एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसके बाद ये जो अभी तक ये जो नोटिस की बातें आ रही है, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अब किरकिरी किसकी किसकी हो रही है इस पूरे महाराष्ट्र के सियासी प्रकरण में। अमित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, ये अपने आप में इकलौती घटना कह सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ डिप्टी स्पीकर बल्कि अजय चौधरी, केंद्र सरकार, सबको नोटिस थमा दिया। देखिए, इससे पहले भी मामले आए अदालत में। अरुणाचल प्रदेश का मामला आया था, मणिपुर का मामला आया था, जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका में किया था। लेकिन अदालत ने उस वक्त ये कहा था कि डिप्टी स्पीकर पे जी बिल्कुल। और एक और अहम चीज है कि इसमें जो पहले जो मामले थे जिनका जिक्र किया गया था, उसमें डिप्टी स्पीकर या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस की वैधता पर सवाल नहीं उठाए गए थे। तो इसमें ये मामला अपने आप में अलग क्यों था रीमा? इसलिए अलग था क्योंकि इसमें स्पीकर की वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जो कि पूरे हाउस का इस वक्त मुखिया है, इस वक्त में डिप्टी स्पीकर है। इसीलिए अदालत ने संबंधित पक्षों की सुनवाई की, अलग अलग पहलू किया और जिन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा रहा था उनको एक संवैधानिक धागे में लाने को कोर्ट ने कहा है। बहुत अहम टिप्पणी है और ये न केवल इस मामले को लेकर है, आने वाले दिनों में जो अन्य मामले होंगे उनके लिए भी अदालत की ये प्रोसीडिंग नजीर साबित होगी। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि डिप्टी स्पीकर के लिए कोर्ट का एक ये भी कमेंट था कि जो उनका दायरा है, जो उनका एरिया है काम करने का, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करें। लेकिन जो सिचुएशन बना हुआ है उसमें ये नोटिस बनता है और यही वजह है कि अमित, अब सबसे बड़ी बात ये कि जिन दर्शकों को ये इंतजार था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो जाना है, वो तारीख मिल जानी है। लेकिन अब कानूनी सलाहकार क्या कह रहे हैं, जो कानून पे नजर रखते हैं और ऐसे मामलों पे नजर रखते हैं किसी राज्य में सरकार गिरे, उनका क्या कहना है? क्योंकि तारीख जो है सुनवाई की अगली, वो तो लंबी खिंची जा रही है। देखिए, 2 इसमें चीजें हैं। डिप्टी स्पीकर ने अपनी शक्तियों का जिक्र किया था अपने वकील के जरिए कि वो फिलहाल ये मामला उनके पास आया है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। और जो बागी गुट है उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो किस अथॉरिटी में, किस संवैधानिक शक्तियों के तहत वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अदालत ने इसको पूरी बातों को सुना और कहा कि आप चाहे ईमेल का, चाहे नोटिस का,
और एक बड़ी खबर इस वक्त की, एकनाथ शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने सीधे संजय राउत के ऊपर यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दरअसल संजय राउत एनसीपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अब शिवसेना को खत्म करने की ठान ली है। ये एक बड़ा पलटवार हुआ है संजय राउत पर, शिवसेना पर, दीपक केसरकर की ओर से, यानी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से। और ऐसे में जबकि एक के बाद एक बार पलटवार हो रहे हैं, नरेश मस्के जो कि ठाणे के शिवसेना प्रमुख रहे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पूर्व मेयर भी रहे और अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की धमकी दी जा रही है संजय राउत की ओर से, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी चुप नहीं बैठा जाएगा। इस वक्त नरेश मस्के मौजूद हैं। सर, आज शक्ति प्रदर्शन दोबारा से एकनाथ शिंदे समर्थकों की तरफ से कहा गया था, क्या शक्ति प्रदर्शन होना है? शक्ति समर्थन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यहाँ हम लोग आने वाले थे, मैं और खासदार श्रीकांत शिंदे। लोगों को मालूम पड़ा, हम रोज यहाँ आते, लोग जमा हो गए। शक्ति प्रदर्शन होता तो आपको मालूम है शक्ति प्रदर्शन कैसा होता है। तो जो लगातार शिवसेना के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, चाहे संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो, आदित्य ठाकरे हो, लगातार वो एकनाथ शिंदे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी थी तो हमको बोलते, आप वहां जाके क्यों बैठ गए? देखो, शिंदे साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि आमदार लोग रहेंगे, मंत्री लोग रहेंगे। कंटिन्यू बोल रहे थे कि बाबा राष्ट्रवादी अपना पार्टी को खत्म कर रही है, हिंदुत्व का मुद्दा मत छोड़ो। अभी वो सुना नहीं तो वो भी क्या करेंगे, इसीलिए वो उनका जो का आमदार और पक्ष प्रमुख, उनके बीच में जो कुछ हुआ है ये तो पूरा दुनिया जान रही है। तो हम लोग क्या करें, उन्होंने जो भूमिका ली है हमको जच रही है वो भूमिका, इसलिए हम उनके साथ हैं। संजय राउत का कहना है कि जो 40 वहां पर बॉडी जाएंगे उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे होगा। ये देखो, इस वक्तव्य पे पूरा हिंदुस्तान व्यक्त हो रहा है, मैं क्यों व्यक्त हूँ, पूरा हिंदुस्तान व्यक्त हो रहा है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, शिवसैनिक हैं, अभी आप कह रहे हैं कि आपने शिवसेना छोड़ी नहीं है, शिवसैनिक हैं सभी लोग, फिर भी इस तरह की बयानबाजी शिवसैनिकों के खिलाफ शिवसैनिक ही कर रहा है। राहुल साहब बड़े नेता है, शिवसैनिक ही नहीं और भी कौन से पार्टी की रहेगी, आगे MIM का भी कोई रहे तो उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं बोलते, किसी के ऊपर भी मरने के ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र के सियासी बवाल पे दिल्ली बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी ने चुप्पी साध ली, लेकिन रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने शुरुआती वक्त से इस मामले पर बेबाकी से बातचीत की और जब हमारे सहयोगी विवेक ने उनसे बातचीत की तो सीधा दो टूक उनका कहना था कि जब शिंदे खेमा के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है तो उद्धव ठाकरे को अपना पद छोड़ देना चाहिए। और क्या कुछ कहा, पहले सुनवाते हैं आपको। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी भूचाल मच रहा है इनकी क्या राय है। रामदास अठावले जी, ये जो पूरा भूकंप मचा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? एकनाथ शिंदे बागी हो चुके हैं, किसके साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे? मुझे लगता है कि एक तो मामला जो है मामला हमारे फेवर में है। एकनाथ शिंदे जी ने कम से कम 39-40 MLA को अपने साथ में ले लिया है और भी MLA जो गुवाहाटी नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ और भी 4-5 MLA एकनाथ शिंदे जी के गुट में आ सकते हैं। जब वोटिंग होगा तब शिवसेना के पास 5-6 MLA रह सकते हैं। तो अभी क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन जानबूझकर डिप्टी स्पीकर ने उनको सस्पेंड करने का या उनको गुट की मान्यता देने का जो उनका अधिकार था उसको नकारा है। तो ये अच्छी बात नहीं लोकतंत्र में ही। आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी और एक वोट से हारने के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अगर फ्लोर में भी आपको बहुमत सिद्ध करना है तो भी अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश में हुआ था तो मध्य प्रदेश में तो इतना टाइम नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि इतने बागी MLA मतलब शिवसेना के हो चुके हैं तो फौरन माननीय उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन देना चाहिए था। उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। तो आगे ये होगा कि हम एकनाथ शिंदे जी को बुलाएंगे, एकनाथ शिंदे जी को हमारे साथ बुलाएंगे
और देवेंद्र फडणवीस जी 2.5 साल तक सरकार चलाएंगे, तो मतलब सरकार चलाने की जिम्मेदारी अभी हमारे ऊपर है। और इस वक्त हम फिर लौटते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दखल रहा आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के घेरे में 3 लोगों को ले लिया है। वो है डिप्टी स्पीकर की भूमिका पे सवाल, अजय चौधरी की भूमिका पे सवाल और केंद्र सरकार को भी नोटिस। ऐसे में हम एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। तो अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुबह से ही वकीलों से भी बातचीत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों पे उनकी नजर। अमित, मुझे आपसे ये पहलू समझना है कि राज्यपाल को लेटर जा चुका है, डेप्यूटी स्पीकर अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं, तो क्या 11 तारीख तक अगर सुनवाई टली है तो ये जो शिंदे खेमा है, क्या 11 तारीख तक किसी होटल में रहेगा या राज्यपाल तारीख दे सकते हैं बहुमत के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए? देखिए, अभी पूरा का पूरा मामला अदालत ने तीनों पार्टियों से जवाब मांगा है। तीनों पार्टी कौन है? ये बागी गुट हैं, केंद्र सरकार है, इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर हैं उनसे जवाब मांगा है। तो जब तक अदालत अपना इस मामले में आगे का आदेश नहीं जारी करता है उससे पहले कोई भी राजनीतिक गतिविधियां बनेंगी या तो कुछ आगे की पार्टी आगे अगर ये कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये पहली चीज है। मैं दूसरी चीज, अभी भी जो डिप्टी स्पीकर का आज का आदेश है उस पर स्टे लगाया जाए या नहीं, उसकी क्या वैधता है, अभी इस पर वकीलों में क्लैरिफिकेशन हो रहा है। अभी ये उम्मीद की जा रही कि 5 से 10 मिनट के भीतर इस स्टे पर, आज के आदेश के स्टे पर कुछ कोर्ट की ओर से क्लैरिटी आएगी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। जी, महाराष्ट्र की लड़ाई आर पार पर आई। जुबानी हमलों से बढ़ी सियासी तपिश। बागियों के जमीर को राउत की ललकार। शिंदे का टीम उद्धव पर जोरदार प्रहार। महाराष्ट्र की सियासत का सर्वशक्तिमान कौन? अब इसी शब्द के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। शक्ति प्रदर्शन से लेकर जुबानी हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जहां रिश्तों की सारी दीवारें ढह चुकी हैं। नौबत जमीर की ललकार तक पहुंच चुकी है। सबसे ताजा बयान संजय राउत का आया है, जिन्होंने बागियों को अपनी भाषा में जवाब देने की कोशिश की है। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है। जिंदा है, जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में। जुबानी हमलों की इस तपिश का साफ असर मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। पोस्टरों के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की जा रही है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के उन लोगों की जिनका दावा है कि आखिर बाला साहब ठाकरे की सेना कैसे उस आदमी का समर्थन कर सकती है जिसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं। टीम उद्धव पर शिंदे का ये ट्वीट देखिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उस आदमी का समर्थन कैसे कर सकती है जिसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, उस दाऊद से जिसने मुंबई के मासूम नागरिकों को बम ब्लास्ट कर मारा था। इस फैसले का विरोध करने के लिए हमें मौत भी आ जाए तो इसकी परवाह नहीं है। इन सियासी हमलों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे का कुनबा लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि शिंदे गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बागी को अब बोलने का मौका मिल रहा है। ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितलं, मी त्या बोबड्याच्या बाजूला मांडी घालून बसू का, पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता।
त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही मंत्रिमंडळामध्ये बसता. हे चालते तुम्हाला.